हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव काकरान एंड यू आर वाचिंग एंड्यूरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 तारीख को एयरफोर्स के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका भी सपना एयरफोर्स में जाने का है तो अग्निवीर के तहत आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अग्निवीर के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सिलेबस लगने वाला है, कितने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और कितनी आपको रेस लगानी पड़ेगी, कितना टाइम दिया गया है, रेस के अतिरिक्त फिजिकल वर्कआउट में और क्या क्या होने वाला है। तो जितनी भी जानकारी है सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। फोटो आपका कैसा होगा, क्योंकि सिंपल फोटो नहीं लगेगा। फोटो को हाथ में स्लेट लेकर खिंचाना होगा। उस स्लेट पर क्या लिखना है और किस चीज से लिखना है, इन सभी छोटे छोटे पहलुओं को मैंने इस वीडियो में लाया है। और हर छोटा पहलू जो हो सकता है सभी पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ भी गलती हुई तो आपका सपना टूट सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई फ्रेंड फॉर्म को भरना चाहता है तो आप उसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज हम इसमें संपूर्ण जानकारी लेंगे, इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो आज जानने के लिए अग्निपथ के बारे में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं। सबसे बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम की महत्वपूर्ण तारीख क्या क्या होने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन 24 जून 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म को भर लीजिएगा, कभी बाद में वेबसाइट स्लो होने की वजह से आपका फॉर्म ना भरा जाए। एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। कब होगा एग्जाम? 24 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक होगा। समय बहुत कम है, तैयारी में लग जाइएगा। फेज 2 के एडमिट कार्ड आपके 10 अगस्त 2022 को जारी हो जाएंगे। बात करें फेज 2 का पेपर कब होगा, तो 21 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 तक होने वाला है। इसका जो मेडिकल होगा वो 29 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक होगा। रिजल्ट की बात करें तो आपका प्रोविजन सेक्शन लिस्ट जो होगी 1 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। और एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो 11 दिसंबर 2022 को जारी करेंगे, जिसे कि कॉल लेटर कहते हैं। और एनरोलमेंट का जो पीरियड रहने वाला है, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 22 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 को होगी। और कोर्स शुरू होने की तारीख 30 दिसंबर 2022 होगी, यानी कि आपकी ट्रेनिंग। ये मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक की जानकारी दे दी। आपने देखा होगा कि दिसंबर 2022 तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपनी पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लग जाइए। आगे चलते हैं और जानते हैं अलग तथ्य के बारे में। अग्निपथ स्कीम के लिए आवेदन कैसे करना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन 24 जून 2022 को सुबह 10 बजे शुरू हुए हैं और 5 जुलाई 2022 को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। और केवल ऑनलाइन पंजीकृत ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इसे अग्निपथ वायु .cdac.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फीस कितनी रहने वाली है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये फीस 250 होगी। एससी एसटी के लिए भी फीस 250 ही होने वाली है। आप एग्जाम फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मोड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसके आपको बहुत बारीकी की चीजें बताऊंगा, क्योंकि यहीं पर वो चीज छुपी हुई है जो कि फोटोग्राफ है, कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। फोटोग्राफ में अगर गलती हुई तो एग्जाम फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं ए नंबर से। 10वीं की पासिंग का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आपने 12वीं की जगह 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी उसमें। और अगर एंड मेट्रिकुलेशन मार्कशीट भी लगेगी, यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है कोई भी 3 साल का, उसमें आपके पास अगर इंग्लिश नहीं है तब आपको 12वीं की मार्कशीट या
इंग्लिश इज नॉट एज, यदि डिप्लोमा में कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तब आपको 12वीं की मार्कशीट भी उसके साथ डिप्लोमा के साथ अटैच करनी पड़ेगी। बात करें आगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर किए होते हैं, तो वोकेशनल कोर्स वालों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तो उसकी मार्कशीट लगेगी और सब्जेक्ट जो है आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए। तो आपके लिए 3 तरीके हैं, 12वीं बेस आप भर सकते हैं फॉर्म को, 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, और 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है तब कर सकते हैं। मैं बात करूं, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश होना बहुत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ आपका कैसा होगा, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि टेकन नॉट बिफोर अप्रैल 2022, यानी कि फोटोग्राफ आपका अप्रैल 2022 से नहीं होना चाहिए और 10 से 50 केबी के बीच में होगा। उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फोटोग्राफ जो है वो कैसे लिया जाना है, फोटोग्राफ आपके हाथ में एक ब्लैक कलर की स्लेट होनी चाहिए, जिसके जो कि आपके चेस्ट पर होनी चाहिए, लिखा हुआ है कि ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद द सेम नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी कि आपका नाम होना चाहिए स्लेट पर और आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए कि किस डेट को फोटोग्राफ लिया गया है। क्लियरली रिटर्न विद इट व्हाइट चौक इन व्हाइट कैपिटल लेटर, यानी कि ये जो चीजें हैं, आपका नाम और जिस दिन आपने फोटो लिया है वो साफ साफ चौक से लिखा होना चाहिए और वो भी कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको कोई वीडियो में ये नहीं बताएगा क्योंकि इतना डीप नहीं लोग बताते हैं, लेकिन आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है क्योंकि इसी वजह से आपका एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो सकता है। साथ ही आपका लेफ्ट अंगूठे का इंप्रेशन जो है वो स्कैन होके लगेगा, जिसका साइज 10 केबी से 50 केबी के बीच होगा। सिग्नेचर आपके स्कैन होंगे जो कि 10 केबी से 50 केबी के बीच में होंगे। और अगर आप अभी 18 साल से कम एज के हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं या तो फादर या मदर, उनके सिग्नेचर भी स्कैन होकर अपलोड होने वाले हैं। अगर बात करें द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा इफ अप्लाइंग 3 एनजी और डिप्लोमा, यानी कि अगर मार्कशीट है वो मार्कशीट अपलोड करनी है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास हो। अगर आपके पास डिप्लोमा में कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, अगर आपके पास 3 ईयर के इंजीनियरिंग डिप्लोमा में इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपको 10वीं या 12वीं की वो मार्कशीट आपको लगानी है जिसमें इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट रहा हो और उसमें इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% होने जरूरी हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में 50% होना जरूरी है। जिनके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट उनके पास नहीं रहा है तो वे अपनी 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट को भी एज इंग्लिश के लिए लगा सकते हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और लेकर जाने होंगे जिसमें कि आपको एक अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर भी ले जाना कंपलसरी है। और जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय एग्जेम्प्टेड आर सेम, सेम आपको उनको भी ऐसा ही करना होगा। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जब भी जाना होगा तो आपको भूल कर भी ब्लैक प्रिंट आउट ना ले जाकर कलर प्रिंट आउट ले जाना है, क्योंकि ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये पूरी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन से मैंने यहाँ पर टाइप करा रखी है। तो कलर प्रिंट आउट लगेगा, इसमें आपको ये जरूर होना चाहिए और आपको अपना वहां पर आधार कार्ड जो है ओरिजिनल लेकर जाना है। तो चलिए आकर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। आगे क्या होने वाला है, इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अभी हमने जाना डॉक्यूमेंट क्या होंगे, डेट क्या होने वाली है, अब जानते हैं कि इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। बात करें अगर डेट ऑफ बर्थ की तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में आते हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बात करें कैंडिडेट को जब आपकी फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होगी
यानी कि एनरोलमेंट आपको लेटर मिलेगा, तब आपकी उम्र 23 साल पूरी होनी चाहिए। यानी कि 23, तब अगर आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा होती है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों का डाउट होने वाला है ये, कि अगर उस टाइम पर हमारी एज ज्यादा हो जाती है लेकिन अभी हमारी उम्र है 23 साल, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। देखिए, हम आप अगर उस टाइम पर जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, अगर उस टाइम आपकी एज 23 से ज्यादा हो जाती है तो आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, साफ लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में। बात करते हैं आगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। देखिए, सारी चीज इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि मैंने बिल्कुल डिट्टो उठा रहा है। हिंदी में मैं इसको डाल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मिस हो, और पूरी और एकदम सटीक जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चलिए जानते हैं कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपको कितने कितने नंबर होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, उसके इक्विवेलेंट कोई चीज आपने कर रखी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के आएंगे। और आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50% होनी चाहिए 12th में, और आपके स्पेशल इंग्लिश में 50% होने चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से लोगों का डाउट ये होता है कि इंग्लिश में स्पेशल परसेंटेज कैसे होने चाहिए। आप देखिए, अगर इंग्लिश का एग्जाम आपका 12th में 100 नंबर का है तो कम से कम आपके 50 नंबर होने चाहिए, उसे 50% कहते हैं। तो इंग्लिश में अलग से 50% होने चाहिए, और ओवरऑल अगर आपका 500 नंबर का पेपर हुआ है तो आपके 50% यानी कि 250 नंबर बिल्कुल आने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर बात करें पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा की, अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा पास किया है तब भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और उस डिप्लोमे में भी आपको 50% अलग से इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास आपके डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा तो आप जो भी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट लगाएंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स होना कंपलसरी है इंग्लिश में। कई बार ऐसे होता है कि 12वीं में किसी कारण से 50% नहीं बन पाए, लेकिन एक डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें 50% से ज्यादा नंबर है, लेकिन उसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं है। तब उस केस में आप डिप्लोमा को लगा दें और इंग्लिश के लिए आप अपनी 12th की मार्कशीट लगा दें, ताकि इंग्लिश जो है आपकी 50% वाली वो 12वीं से कंप्लीट हो जाए और डिप्लोमा आपका ओवरऑल क्राइटेरिया को पूरा कर दे। बात करें अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है, तब भी सेम चीज रहने वाली है, 50% ओवरऑल होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये आपके लिए कंप्लीट जानकारी है और सटीक जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास साइंस से दूसरे सब्जेक्ट हैं तब क्या होगा। देखिए, सेम चीज है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज कर रखी हो जो कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड में लिस्टेड होना चाहिए वो, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 50% होना चाहिए और 50% इंग्लिश में, बिल्कुल वही सेम चीज है वोकेशनल कोर्स के भी चक्कर में। अगर वोकेशनल कोर्स किया है तो सेम चीज रहने वाली है, वही 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 50% स्पेशल इंग्लिश में होने चाहिए। आगे लिखा हुआ है, इन इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश नॉट एज ए सब्जेक्ट इन द वोकेशनल कोर्स। यानी कि वही चीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की कि वोकेशनल कोर्स में अगर इंग्लिश एज एक सब्जेक्ट नहीं है तब आप इंटरमीडिएट या 10वीं की मार्कशीट को लगा सकते हैं, अगर उसमें इंग्लिश में 50% है तो। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैंडिडेट के और बारे में। देखिए, एक कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। यदि किसी आदमी ने 10+2 की हुई है किससे वाला, साइंस सब्जेक्ट से, तो वो साइंस से अदर के जो एग्जाम है वो भी दे सकता है। देखिए, 3 तरह के एग्जाम होने वाले हैं, तो साइंस वाले, एक अदर देन साइंस वाले जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया, और एक अगर साइंस वाला चाहे तो वो दोनों एग्जाम दे सकता है। उसका एग्जाम अलग कंडक्ट होगा, साइंस वालों का अलग होगा, और जो स्पेशल केस हैं दोनों अटेम्प्ट देना चाहते हैं साइंस वाला उसका, उसका एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। आगे लिखा हुआ है कि एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड इन द काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE वेबसाइट एज ए मेंबर। यानी कि अगर COBSE में कोई भी एजुकेशन बोर्ड
एज ए मेंबर भी लिस्टेड है तब भी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल या कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो परसेंटेज है वो 49.99% है तो क्या वो 50% मानी जाएगी या नहीं? तो साफ साफ ये जाहिर कर दिया है इन्होंने कि अगर आपकी परसेंटेज 49.99% है तो उसे 49% माना जाएगा, ना कि 50%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बहुत लोगों का, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपका सोल्व कर दिया। इसमें मैंने लगभग सभी वे क्वेश्चन जो उठ सकते हैं उनका आंसर दिया है। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैसे होने वाले हैं अग्निवीर के लिए। देखिए, हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और आपकी जो चेस्ट है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक्सपेंशन के टाइम पे। वेट और बाकी क्या क्या चीज होने वाली है ये आप जो आपका जो डेंटल जो आपका चेक होने वाला है उसको आप एक बार इसको वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। अगर आप ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, अग्निपथ वायु.सी.डैक.इन। इस पर जाकर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होने वाले हैं। आगे बात करें लीव कितनी मिलेगी, इस सर्विस के दौरान आपको छुट्टियां कितनी मिलेगी। तो बात करें छुट्टियों की तो एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल एडवाइस के अनुसार आपको छुट्टी मिलने वाली है। आगे बात करें सीक्वेंस ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम जो है वो कितने चरणों में समाप्त होएगा। पहला चरण यानी कि फेज 1। बात करें एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। बात करें साइंस सब्जेक्ट वाले, जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट है जिनके पास और वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके पास जो एग्जाम के लिए समय होगा 60 मिनट का समय होगा। क्वेश्चन कितने होंगे आगे बताने वाला हूं, और सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए उसमें जो आएंगे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हैं 12th, तब आपके लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 45 मिनट का होगा और इसमें आपसे इंग्लिश जरूर एज पर द सीबीएसई सिलेबस होगी, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस भी आपसे पूछी जाएगी। रागा का मतलब है जर्नल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की बात है रागा की, तो आपसे इंग्लिश और रागा के क्वेश्चन पूछ जाएंगे अगर आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं है तो। समय 45 मिनट रहेगा। बात करें अगर आप साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों का अगर आप एग्जाम देने चाहते हैं तो वो एग्जाम जो होगा वो 85 मिनट का होगा, जिसमें आपसे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों के सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि ये एक पूर्ण रूप का एग्जाम हो जाएगा जिसके आधार पर आपको पोस्ट दी जाएगी। इसमें समय जो रहने वाला है वो 85 मिनट रहने वाली है। और बात करें आगे मार्क्स जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला है और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और गलत होने पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। आगे बात करते हैं, अगर आप ग्रुप एक्स का एग्जाम देते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 20, 70 क्वेश्चन होंगे आपके पास और समय जो होगा 60 मिनट का समय होने वाला है। ये वो क्वेश्चन है जब आप साइंस से देना चाहते हैं एग्जाम। अगर आप ग्रुप वाई का एग्जाम देते हैं तो आपसे सिर्फ इंग्लिश पूछी जाएगी जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, रागा पूछा जाएगा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन और समय 45 मिनट रहने वाला है। अगर आप x प्लस वाई दोनों का एक साथ एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स के 25, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 20 और रागा के 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय जो रहने वाला है वो 85 मिनट रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन समय जो होगा वो 85 मिनट आपके पास होगा। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी चीजें आगे बात करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा।
हर वो पहलू जो एग्जाम में आपका डाउट बन सकता है, इसके लिए मैं आपको सब चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि कैंडिडेट को प्रति एक पेपर में सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा इन साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए ईच पेपर जो है वो सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। यानी कि हर सेक्शन का क्वालिफाइंग नेचर होगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शायद ही किसी को पता होगी, और मुझे लगता है कि ये चीज और इतनी डीप चीज कोई नहीं बताता, इसीलिए मैंने बहुत टाइम दिया है इस वीडियो को बनाने में। और ये हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, पर हर वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो किसी को नहीं पता होगी। बात करते हैं रिजल्ट फेस में जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनका एडमिट कार्ड फेस 2 एग्जाम के लिए उनके ईमेल आईडी पर अपलोड हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम में आएगा, और यह आपके इस वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर कर चेक कर सकते हैं कि आप क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो 1 मंथ का समय मिलेगा फेज 2 के लिए, आप अपनी तैयारी बंद मत कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेज 2 एग्जाम कैसे होने वाला है। देखिए फेज 2 एग्जाम फेज 1 के बाद एक कट ऑफ जारी होगी, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और तो आपके पास आपका नया एडमिट कार्ड आएगा फेज 2 के लिए आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ईमेल आईडी आप अपनी खुद की दीजिएगा, ताकि जब एडमिट कार्ड आए तो आप अपने आप से उस चीज को चेक कर सकें। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब फॉर्म भरवाने जाते हैं साइबर कैफे वाले के पास तो उसी की मेल आईडी डलवा देते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मेल आईडी वहां पर डलवाएं। बात करें फेज 3 यानी कि फिजिकल फिटनेस, सॉरी फेज 2 की ही बात है। फेज 2 में फिजिकल फिटनेस होगा, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर का आपको रन करना होगा, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी। समय होगा 6 मिनट 30 सेकंड। बहुत समय दिया है आपको, आराम से आप इस रेस को क्लियर कर लेंगे। साथ ही आपको दिए गए समय में 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट भी मारने होंगे। ये आपको सारी चीज करनी होगी, तो ये आपके लिए बहुत समय है, आप आराम से कर लेंगे इस चीज को। क्योंकि आर्मी में पहले समय बहुत ही कम होता था, 5 मिनट कुछ सेकंड होता था, लेकिन ये 6 मिनट 30 सेकंड दी हुई है, तो आपके लिए काफी समय है। बात करते हैं आगे, फेज 3 पर हम चलते हैं। फेज 3 की बात करूं मैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। तीसरा पड़ाव आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका ब्लड चेक किया जाएगा, यूरिन चेक किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, शुगर लेवल वगैरह जो भी इनके टेस्ट होते हैं वो सब कुछ टेस्ट आपके यहाँ पर किए जाएंगे। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली अनफिट कैन अवेल द ऑप्शन अप्लाइंग मेडिकल बोर्ड अगेन द अनफिट बाय डिपॉजिटिंग 40। यानी कि अगर आप ऐसा हो जाता है कि आपको अनफिट कर देते हैं, तो आप दोबारा से 40 रुपए की फीस जमा करके दोबारा भी अपना मिलिट्री रिकवरेबल ऑर्डर के तहत आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन हर वो छोटी छोटी चीज जो आपके मन में डाउट हो सकती थी उन सभी का आंसर मैंने आपको दिया है। अगर आप इस एग्जाम का सिलेबस डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो ही मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। फेज 2 में अभी एक चीज और रह गई है जो कि थोड़ी सी डीप है, जब आप फेज 2 में पहुंचेंगे तब उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। फेज 2 में जाने से तुरंत पहले मैं वीडियो बना दूंगा। वो क्या है कि जब आप फेज 2 एग्जाम देने जाएंगे तो फेज 2 एग्जाम से के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए वो नहीं डाला, क्योंकि फिलहाल आप फेज 1 एग्जाम पर फोकस करें। फेज 2 से पहले एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, और अगर उस वीडियो को आप अपने पास तक सबसे पहले जाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने मेरी अग्निपथ वाली पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने सैलरी वगैरह पूर्ण रूप से डिस्कस की हुई है, उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में भी दिया है,
और बाद में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो और वीडियो देखकर आपको लगा हो कि वाकई जानकारी रेलिवेंट मिली है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो बनाने के लिए हम तत्पर रहें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। सभी को जय हिंद।